बाद अपन ने पढ़ा हुआ था विच इज नथिंग बट आवर रेगुलर इक्विटी फॉरफीचर एंड बायबैक ऑफ द शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये चैप्टर पढ़ के अपने को 1-2 दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए। नाउ रिवाइज बैक अगेन ऑल थिंग्स, ओके। वो चैप्टर रिवाइज नहीं करते, चैप्टर नंबर 5 जब रिवाइज करोगे ना आपका, तो ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इनका रिवीजन ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। तो कुछ थोड़ा सा अपन क्या कर सकते हैं, अपने को 22 चैप्टर, इसका मतलब जरूरी नहीं कि 22 का 22 ही पढ़ना जरूरी है, आप कोरिलेट कर सकते हो। इवन अगर ये चैप्टर पढ़ा तो ये चैप्टर के बाद आपका सिक्योरिटीज लॉ में भी बायबैक है, वो चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट ऐसे समझो कि ये चैप्टर नंबर 5 आपको 4 से 5 टॉपिक के कंसेप्ट क्या करवा रहा है, रिवाइज करवा रहा है। यानी सिर्फ अकाउंट्स के कंसेप्ट नहीं रिवाइज करवा रहा है, अकाउंट्स के साथ साथ सिक्योरिटीज की भी कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रहा है। तो ये जानबूझ के मैंने 2-3 दिन के गैप में लिया था, ये चिल्ला रहे थे लो 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 से, दैट्स द ओनली रीजन। रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी अकाउंट, तो इसने बायबैक की बात करी हुई है। तो व्हेन द कंपनी हैज अ सब्सटैंशियल कैश रिसोर्सेज इट मे टू बाय ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट, पर्टिकुलरली व्हेन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ द मार्केट इज मच लोअर देन द बुक वैल्यू, ओके। तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश रिसोर्सेज, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास कैश रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बहुत कैश है इनके पास। नाउ डिसाइडेड टू बाय देयर ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट, पर्टिकुलरली एट अ प्रिवेलिंग रेट। वो एक ना रेट बता दे, उस रेट पे कंपनी क्या करती है, अपने ही कंपनी के शेयर खुद क्या करती है, बाय करती है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बायबैक व्हेन द प्राइस इज मच लोअर देन द बुक वैल्यू। ये आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है, आपके शेयर की जो प्राइस है वो कम है एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू। व्हाट द कंपनी प्री रिसीव्स इज द ट्रू वैल्यू। The buyback enable a company to get back the shareholder a purchase from the share they hold, and the securities are very important tool, they reduce the share capital. Now buyback के उन्होंने क्या दिए हुए हैं, buyback के कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, ये अपन ने सिक्योरिटीज में भी नोट डाउन किए, ये चैप्टर में भी नोट डाउन किए। तो पहला वाला, आपको किसकी परमिशन की जरूरत है, तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन की जरूरत है, उसके बिना आप बायबैक नहीं कर सकते। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन में अपन क्या बताएंगे, तो स्पेशल रिजोल्यूशन में अपन बताएंगे कि 10% और लेस टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, बायबैक, ऑथराइज मींस ऑफ द रिजोल्यूशंस ऑफ द मीटिंग। ये अपन ने कवर किया है कि नहीं किया। तो बायबैक कौन से क्लास से कर रहे हो, बायबैक आप कितना कर सकते हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायबैक कर सकते हैं 10% ऑफ फ्री रिजर्व्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 10% से ज्यादा बट 25% से कम का बायबैक करना है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। 25% के ऊपर बायबैक अपन नहीं कर सकते, मैक्सिमम 25%। सच बायबैक ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एंड रिजोल्यूशन पास इनटू द मीटिंग। देन द पॉइंट, buyback is 25% or less of aggregate paid up share capital and reserves in case 25% equity only. Then डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका क्या होना चाहिए, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका 2:1 होना चाहिए। देन उसके अलावा ऑल द शेयर्स ऑफ द बायबैक आर फुल्ली पेड अप। देन फुल्ली पेड अप के अलावा सिक्योरिटी जो भी आपने बायबैक किए हुए है ना, वो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी तो आपको सेबी रेगुलेशन कंप्लाई करना है, और अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी तो आपको कंपनी लॉ फॉलो करना है। नो ऑफर ऑफ बायबैक पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो इसके कीवर्ड्स अपन हाईलाइट करके रखते हैं तो क्विकली रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिशन, स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी है, ओके ना। उसके सामने ही लिख के रखो विदाउट रिजोल्यूशन 10%, विदाउट रिजोल्यूशन 10%, ओके। मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं, 20%। 20% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। paid up share capital and reserves and surplus. Debt ratio 2:1, बट कब, पहले की बाद में, बायबैक के बाद। ओनली फुल्ली पेड अप, ओनली
फुल्ली पेड अप। इवन रिडम्पशन में भी आप चेक करोगे प्रेफरेंस शेयर्स में और रिडम्पशन में तो बोला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और फुल्ली पेड अप होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड कंपनी एक्ट and the period 1 year. Period is 1 year. झोपेतच कळत नाही. असं करून बघ, डोळा हात फिरव, सगळी झोप जाईल. काय नाही होत. चष्मा काढा दी. चष्मा का अरे हाथ 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 डन। ऑनलाइन वाले हो गया? यस सर। यस सर, डन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओके। Yes, sir. ये चैप्टर के हिसाब से सोचो मत, टाइम लगता है लगने दो, इसलिए आपने 4-5 चैप्टर कवर होने वाले, तो डू इट इन डिटेल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, कोर्ट 10% विदाउट रिजोल्यूशन कर सकते, मैक्सिमम 25% फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। देन उसके अलावा 2:1 डेब्ट इक्विटी रेशियो दिखाना क्या है कि आप सॉल्वेंट हो, ये दिखाना जरूरी है। देन उसके अलावा लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, अनलिस्टेड है तो कंपनी लॉ, एंड 1 साल में ये सारा बायबैक का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। रिसेंटली बायबैक मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था टीसीएस का बायबैक हुआ था, देन अभी इस बार उन्होंने क्या कर दिया, भरमसाठ डिविडेंड दे दिया, इन्फोसिस ने भी दे दिया है, इवन टीसीएस ने भी डिविडेंड दे दिया है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये आपको ना वहां पे काम में आएगा सिक्योरिटीज में, जब भी जनरल मीटिंग ली जाती है मेंबर्स की, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है फॉर द बायबैक, तो उसमें एक स्टेटमेंट जोड़ते हैं, मीटिंग के नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट जोड़ते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अभी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या बताता है, फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट, जो हमारे जितने भी मटेरियल फैक्ट है उसका कंप्लीट डिस्क्लोजर दो। नेसेसिटी ऑफ द बायबैक, गरज क्या है। Then class of the shares and the securities for the purchase under the buyback, आपका इंटेंशन क्या है। Then कितने अमाउंट का बायबैक करें, टाइम लिमिट क्या है, तो जनरली 1 साल से पहले ही होना चाहिए। डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिस दिन आपने रिजोल्यूशन अप्रूव किया। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, कितने के बायबैक करने वाले, मेथड कौन सा है, बायबैक के अपन ने मेथड देखे ना, बायबैक ओपन मार्केट से भी है, ऑड लॉट से भी है, टेंडर ऑफर से भी है, तो ये। देन प्राइस, कौन से प्राइस पे आप बायबैक करें। देन प्राइस का बेस क्या है, कैसे अपने प्राइस निकाला, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक एंड द सोर्स ऑफ फंड ऑफ द बायबैक वुड बी फाइनेंस। कर्जा लेके कभी बायबैक नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सरप्लस कैश है तो ही, दैट्स व्हाई सोर्स मेंशन करना जरूरी। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, जस्ट आपके जो भी शेयर होल्डर है उनको वेल इन्फॉर्म डिसीजन दे रहे। अब इसमें नुकसान है ना, कंपनी अगर शेयर बायबैक कर रही है तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो रहे, रिड्यूस हो रहे, कंपनी का मेजॉरिटी कंट्रोल वापस कंपनी के पास जा रहा है। नाउ इन दैट सिचुएशन इक्विटी शेयर होल्डर को पता होना चाहिए ना कि किस लिए कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इसके आंसर कैसे दे रहे हैं कि मटेरियल फैक्ट क्या क्या है। नाउ बायबैक का मेथड क्या है, बायबैक का प्राइस क्या है, देन बायबैक कौन से तारीख को होने वाला है, कौन से पीरियड को होने वाला है, कहाँ से बायबैक करने वाले हैं, उसका फाइनेंस सोर्स कहाँ पे है, तो ये उससे रिलेटेड चीजें आपको क्या होनी चाहिए, एडवांस में प्लान होनी चाहिए। रीजन क्या है, पर्पस क्या है, क्या करोगे बायबैक का, ये सारी चीजें। इसको आप एक पार्ट में नोट डाउन कर सकते हैं क्या, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐसे लिखते रखो सर्कल करके, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। गो वन बाय वन। नेसेसिटी, क्यों बायबैक करें, नेसेसिटी ऑफ द बायबैक। नेसेसिटी ऑफ द बायबैक का मतलब
क्लास ऑफ शेयर्स, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स आप बायबैक करने वाले हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगने वाला है। देन उसके अलावा कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने वाले, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक। अब इतने नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक करने के लिए टाइम कितना लगने वाला है। देन उसके अलावा बोर्ड का रिजोल्यूशन है कि नहीं है। देन इसकी प्राइस कौन सी है, उसका मेथड कौन सा है। मेथड के अलावा प्राइस का बेस कैसे लाया आप लोगों ने, यानी प्राइस कैसे डिसाइड की, रैंडमली थोड़ी डिसाइड करेंगे। दूसरा उसके अलावा मटेरियल फैक्ट कुछ अगर है तो वो डिस्क्लोज करो। ओके, तो बस ये मैंने डायग्राम देख लिया तो मेरा दोनों सब का वर्किंग नोट हो जाएगा। जरूरत क्या है, अरे एक रह गया, अमाउंट ऑफ फाइनेंस, अमाउंट ऑफ बायबैक फाइनेंस। ओके, तो नेसेसिटी क्या है, क्लास, अमाउंट इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक, टाइम, ऑर्डर रिजोल्यूशन, प्राइस, मेथड, प्राइस बेस एंड मटेरियल फैक्ट। फोटो निकालते जाओ नहीं तो ऑनलाइन वाले डन। Yes, sir, done. Yes, sir, done. कल के टारगेट हुए कंप्लीट। स्पीड स्लो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा तुम लोगों का। Yes, sir. पहले हफ्ते में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं हुए कल के टारगेट कंप्लीट। लग रहा है पिछले 2-3 दिन से, चीटिंग के बाद तो उसके बाद 2-3 दिन में स्पीड से थोड़ा स्लो हो गया है ना। सच्ची डे से नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कहा मुंबई में, मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस एरिया में जहाँ मैं रह रही हूँ। बट मुंबई में बहुत रेयर सिचुएशन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, सब बहुत रेयरली जाती है, लाइक कुछ वायरिंग इश्यूज हुए। Done. Sure, I'll just go through it one. Shareholding. It is an aggregate of the promoter and director, where the promoter of the company, director and key manager person on the date of notice convening the general meeting. Second, aggregate number of equity share purchased and sold in mention during the 12 month of the preceding date, and maximum and minimum price of purchase and sale. If the person mention the quantum in the tender, the amount hold in the 12 months. ये जनरल है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट, इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंट इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इनका कहने का मतलब है आपने बैंक से कर्जा लिया है, डिवेंचर से पैसे लिए हुए, प्रेफरेंस से पैसे लिए, तो इनका डिविडेंड, इनका इंटरेस्ट ये टाइम टू टाइम देना चाहिए। अगर इनमें डिफॉल्ट करो तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि तुमको इक्विटी बायबैक करने के लिए पैसा है बट हमारा कर्जे का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये तो चीटिंग हो गया ना। देन इक्विटी इज टेकिंग द एडवांटेज, क्योंकि इक्विटी के हाथ में वोटिंग पावर है, तो इनको आप क्या कर रहे हो, साइड ट्रैक करके अपना फायदा देख रहे हो, तो विच इज नॉट अलाउड इट। अगर आपने डिफॉल्ट किया है प्रेफरेंसेस रिडीम करने में, उनका डिविडेंड देने में, डिबेंचर्स रिडीम करने में, उनका इंटरेस्ट देने में, इवन बैंक एंड फाइनेंशियल का ईएमआई वगैरह इंस्टॉलमेंट ठीक से नहीं जा रहा है, तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते। Then confirmation. The board of directors made a full inquiry into the affair and the prospectus of the company, and they have informed the opinion on a general meeting convened it shall no ground which the company could found or able to pay its debt. Now the company has a prospectus in a year immediately the management of the character intimation that available during the year of the company shall able to meet the liability when they fall and not render insolvent within a period of 1 year from the date. The directors have taken into the account the liabilities, and if the company being wound up in a previous provision of the Companies Act. इनका कहने का मतलब है कि अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या लाएंगे, कंफर्मेशन लाएंगे।
कंफर्मेशन लाएंगे, इन शॉर्ट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लाएंगे। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो क्या रहेगी, सॉल्वेंट रहेगी इवन आफ्टर द बायबैक। कल को ऐसे देखो ना, एक आध कंपनी में ऐसे हो गया कि हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अलावा डिवेंचर है, कंपनी के पास बहुत सारा कैश है और कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व्स भी है, एक एक करके बायबैक इक्विटी बायबैक करके इक्विटी वाले से निकल गए तो कंपनी रहेगा कौन, बाद में प्रेफरेंस को रीपे करेगा कौन? दैट इज द ओनली थिंग ना। दैट्स व्हाई उनको 25% का ही लिमिट रखा हुआ है, ताकि एक एक करके, नहीं तो पहले 4 गए फिर और 4 गए फिर बाद में कुछ नहीं बचा, ऐसे नहीं होना चाहिए। देन solvency certificate, the report addressed to the board of directors by the company auditor stating that they have inquiry into the state affair of the company, permissible amount of capital of the securities, audited accounts and board has formed the opinion. कंडीशंस फॉर द बायबैक, ये एडिशनल कंडीशन है। जब भी आप बायबैक करोगे तो उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है, जो कि कंप्लीट होना चाहिए बायबैक रिजोल्यूशन पास होने के 1 साल के अंदर। बायबैक कहाँ से कर सकते हैं? ओपन मार्केट से कर सकते हैं, देन एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर से ही कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटीज बायबैक करेंगे बाय द टेंडर ऑफर। दूसरा, बिफोर मेकिंग अ बायबैक फाइल विथ रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन ऑफ, आ गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, कौन से फॉर्म में? SH9, ये याद रखो, डाल देंगे एक खाते में MCQ। कौन सा फॉर्म फिल आउट करोगे इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए? SH9, यानी इंसॉल्वेंट नहीं होंगे इसलिए। नाउ जितने भी शेयर बॉट बैक किए हैं वो एक्सटिंग्विश करने कितने दिनों में? विद इन 7 days। डिस्ट्रॉय द शेयर्स। Next, where the company complete a buyback of its share or other specified security, it shall not make a further issue same kind of share or other securities including the allotment of new share specified। बोनस शेयर दे सकते, या जो आपके कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल शेयर है वो आप इशू कर सकते, बट सेम काइंड के शेयर वापस दोबारा मार्केट में इशू नहीं कर सकते। और शेयर इशू ही करना था तो बॉट बैक क्या किया? सो दैट इज द ओनली रीजन। कैन नॉट मेक further issue same kind, cannot issue same kind shares within a 1 year, 1 ईयर के बाद कर सकते। नहीं सॉरी, अब ये 6 month कर दो, दिस इज 6 month। ओके, नाउ ध्यान से देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना। अब तुम लोगों ने बोला कि बॉट बैक हो गया तो अभी डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होंगे क्या? होंगे, विच इज अलाउड है। वो तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, पहले ही कमिट कर रहा था, बायबैक से पहले का कमिटमेंट है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बोनस डिक्लेयर किया तो बोनस शेयर अपन दे ही सकते, तो बोनस के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम नए इक्विटी शेयर आपको इशू नहीं कर। देन कंपनी हैज टू मेंटेन द रजिस्टर SH10, SH10 for the securities bought back, securities bought back। इसे पोल का प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ से चलेंगी फिर? अपन तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे, अपन इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे उल्टा। मुंबई में लाइट नहीं जाती है, वो कुछ शॉर्ट सर्किट इशू हुआ एरिया में, इसीलिए। इशारा आया था क्या वहाँ? और इस बार आदत है ऐसा, डीपी भी देखा तो पत्थर फेंक के मार के जाने का। चिल्ला तक मार।
Done. Then Yes, sir, done. SH11 is after completion of buyback file with registrar particulars of securities bought back. ये अपन किसको देंगे? ROC को रिपोर्ट फाइल करेंगे securities bought back within 30 days. सिक्योरिटीज बॉट बैक कितने की, उसकी एक रजिस्टर बनानी और ये SH11 में अपन ROC को इन्फॉर्म करें. SH15 साइन बाय 2 directors. SH15 साइन बाय 2 directors. All regulations are compliant. All regulations are compliant. SH11 and SH15. All regulations are compliant. हो गया? चलो जिनका हो गया जस्ट गो थ्रू द कंडीशंस वंस अगेन. एसएच वाले फॉर्म जरा एक बार देख लो. 9, 10, 11, 15. Sir, affidavit means अजून लिहिण्यासाठी सांगते sir, affidavit means default in compliance, officer and company fined with a 1 lakh or 3 lakh. उसको आदत है, उसको पता नहीं, कुछ नहीं बोलने वाला. पेन किधर गया उसका? इंटरनेशनल पेन था, किधर गया? 2 साइड से निप लगा हुआ है. आगे से खोला है, आगे रिफिल ही नहीं है. पीछे से खोला, पीछे भी कुछ भी नहीं है. ऐसे पेन से तो नोट डाउन करता नोट्स. क्या है बहू? क्या है हमारी? आ रही है सर. उसके से बात कर रहा हूं. डन. अभ्यास कर. चलो. ट्रांसफर ऑफ सर्टन सिक्योरिटी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR वाली प्रोविजन. मैंने बोला था ना आपकी प्रीवियस वाली चैप्टर की रिवाइज में, जितने पैसे रिजर्व्स में से अपने बॉट बैक के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं, तो उसके लिए अपन वो पैसा जिसका नॉमिनल अकाउंट वो वर्किंग अपन कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? CRR का आगे जाके क्या होगा? ओनर शेयर होगा. सेक्शन 69 वो बात करता है
देन प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक इन अ फॉलोइंग कंडीशन. ओके, आप अपनी खुद सब्सिडरी कंपनी से बॉट बैक नहीं कर सकते, तो लिख के रखो सब्सिडरी कंपनी. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आप बायबैक नहीं कर सकते. आपने डिफॉल्टर हो इन लोन, इंटरेस्ट, डिपॉजिट एंड रिडम्पशन के लिए, तो भी नहीं कर सकते आप. नॉट ओनली दैट, यू आर ऑल्सो डिफॉल्टर. एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया अपने कंपनी के, तो भी आप शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते. ना सब्सिडरी से कर सकते, ना इन्वेस्टमेंट कंपनी से कर सकते, ना डिफॉल्टर होने पे कर सकते. लीक आहे तुझं मॉड्यूल कुठे आहे, मत्तीचं कुठे आहे? अरे आता तरी घेऊन या रे आपलं आपलं मॉड्यूल, जेव्हा इथं एवढं डिटेल मध्ये लिहून देतोय. लास्ट डिफॉल्टर इन एन्युअल रिटर्न. Provided that the buyback is not prohibited if the default is removed and a period of 3 years. Company buyback is not prohibited if the default and remedy for the period of 3 years left after the consistent. 3 साल तक का अगर आपका डिफॉल्ट है तो ही कंसिस्टेंटली 3 साल का डिफॉल्ट होना चाहिए वहाँ पे. अगर 3 साल के ऊपर गया तो ही, अगर 3 साल के अंदर है तो इट्स ओके टू बी विद दैट. Redemption of preference shares and debentures. Done. Now, a company buy back a securities any one of the following method from the existing shareholder. देख चुके, ओपन मार्केट, एक तो बुक बिल्डिंग या स्टॉक एक्सचेंज से, या फिर और लॉट होल्डर. आज इसके अपन प्रोसेस वैसे भी देखने वाले हैं. देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट एंड ड्राफ्ट ऑफ द ऑफर. तो पब्लिक अनाउंसमेंट 3 न्यूज़पेपर में अपन एडवर्टाइजमेंट देते हैं बायबैक करने की, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में. नाउ जैसे ही अपन ऑफर देते हैं उसके बाद अपन वो ऑफर को क्या करेंगे, 5 वर्किंग डे के अंदर वो पब्लिक अनाउंसमेंट के अपन ऑफर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे. सो ये सारी चीजें दी हुई, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एडिशनल कंडीशन ऑफ द बायबैक. जितनी भी सिक्योरिटीज बॉट बैक की वो अपन क्या करेंगे, डिलिस्ट करेंगे. हाँ, तो बट ऑब्वियसली एस्क्रो अकाउंट, हाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो वहां पे भी आएगा. बॉट बैक करते वक्त अपन को शेयर बायबैक करना है और इनको क्या करना है, पैसे देना है ना. तो गारंटी क्या है कि अपने शेयर बायबैक करने के बाद पैसे मिलेंगे, तो इसलिए बैंक क्या कर दिया, मर्चेंट बैंकर एक अकाउंट ओपन कर दिया, सेपरेट अकाउंट विच इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट. उसमें परफॉर्मेंस गारंटी के तहत, परफॉर्मेंस गारंटी के तहत पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं. कितने पैसे डिपॉजिट करते हैं, डिपेंड आपका बायबैक कितने का है. अगर 100 करोड़ का है तो 25%, और 100 करोड़ का उससे ज्यादा है तो उस पहले 100 करोड़ के लिए 25 और दूसरे 100 करोड़ के लिए 10. एग्जाम्पल पे तौर पे बता दो, मेरा सिर्फ 80 करोड़ का बायबैक है, बराबर, तो 80 करोड़ बायबैक के 25%, 20 करोड़. मेरा 150 करोड़ का बायबैक, इन दैट सिचुएशन इसका क्लासिफिकेशन होगा 100 तक 25%, विच इज अ 25, और 50 पे 10%, 10%. टोटल 30. समझी गए हो? तो इतना पैसा आपको डालना है एस्क्रो अकाउंट. एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2. बस का तेरे लिए इतना जगह रखा हुआ है, तू ऐसे कर, दिल में जगह दी है, बेंच पे नहीं दे सकता वो. क्या है तुम्हारा, उठो चलो, क्या उठाना उन सबको. आओ
शर्माओ बताओ। बेंच साफ कर थोड़ा। सर इतना नहीं करूँगा। टैंपल करना चाहिए ना। चलो डन। सर क्लास के बाद अपना गुरु वापस आप चेंज को सर। नहीं यार, इसके बाद आपका क्लास है ना सिक्योरिटी। हाँ और ले लूँगा। क्या ही है सर सिक्योरिटी में? चैप्टर 1 बच्चे कर लेंगे, चैप्टर 2 भी कर लेंगे। 1 + 1 11 चॅप्टर हो गए। बस क्या ही है। क्या ही आहे security? बाकीचे काय सगळं मीच शिकवायचं का? मग ते नाही असं म्हणून डन। ते चांगले ना, मी चांगलं नाही. मग क्लास नेक्स्ट, एस्क्रो अकाउंट में जब आपको गारंटी देनी है ना, परफॉर्मेंस गारंटी है, तो आप क्या कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो। 30 करोड़ का कैश डिपॉजिट करेंगे ना, ध्यान से देखो। या अगर आपके पास उतना कैश नहीं है तो आप क्या करोगे, बैंक गारंटी दोगे कि बाबा अपने पास कैश नहीं है उतना डालने के लिए, बट बैंक इज गिविंग अ गारंटी दैट कि जब बायबैक होगा तो 30 करोड़ बैंक पे करेगी। तीसरा, डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज विथ अप्रोप्रिएट मार्जिन विद द मर्चेंट बैंकर। प्रमोटर के शेयर है ना, तो प्रमोटर के शेयर क्या करेंगे, गिरवी रखेंगे वहां पे, सम अराउंड वैल्यूएशन ऑफ 30 करोड़, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द एनी ऑफ द। एक तो कैश डिपॉजिट करो, या बैंक गारंटी दो, या उतने प्रोपोर्शनेट शेयर जितने के बायबैक करने वाले उतने शेयर आप क्या करो, मर्चेंट बैंकर के पास गिरवी रखो। अब मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, वो शेयर मार्केट में बेच के पैसे लाएगा और इनको रीपे करेगा। तीनों का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस अपन ने लिए हुए हैं। आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ेगा ना बायबैक करने से, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कम होंगे। अर्निंग पर शेयर बढ़ा तो अकाउंट्स में पड़े, मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। देन मार्केट प्राइस के साथ साथ आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको एक एग्जिट रूट मिलेगा। मेरे पास बहुत सारा कैश है, वो एक साथ कैश क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है रातों रात पार्टी। देन उसके बाद नेक्स्ट वन, मेरे पास जो रिजर्व्स है, वो रिजर्व्स में से मैं उनको क्या कर सकता हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री मेरे इन्वेस्टर को वैल्यू एडिशन दे सकता हूँ। देन होस्टाइल टेकओवर जो है, वो होस्टाइल टेकओवर को मैं क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। अनवेलकम बिडिंग एंड अनवेलकम टेकओवर हो रहा ना, वो वाला। फिलहाल के लिए एलन मस्क ने ट्विटर वालों को दे के रखा है ढांचा वहां पे, दैट्स द ओनली थिंग। पहले उसने क्या करा कि शेयर्स ले लिए, ही इज अ सिंगल लार्जेस्ट होल्डर इन द ट्विटर नाउ। अब वो क्या कर रहा है, ओपन ऑफर कर रहा है वहां पे। ओपन ऑफर का मतलब इसकी वैल्यूएशन कितने की है, 54 मिलियंस की। अब वो क्या बोल रहा, 43 मिलियन में दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बोलो, वरना फिर मैं होस्टाइली का मतलब क्या, बिना आपके परमिशन के वन स्टॉक में आपकी कंपनी क्या कर लूंगा, एक्वायर कर लूंगा। So a company has which the capital cannot be profitably employed, then free reserves can be utilized, surplus utilized for the payment of additional dividend, and weapon for the hostile takeover of the company for the undesirable person. Now accounting of buyback of share is opposite of the issue of share। तो इसकी अकाउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो सिंपल है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अकाउंटिंग एंट्री जानते हो सब लोग, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स को आप कैंसिल कर देते, बराबर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इक्विटी शेयर को कैंसिल करेंगे। तो मैं एंट्री क्या करेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसका पैसा मैं किसको दूंगा, प्रेफरेंस को नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बराबर। अब इक्विटी शेयर पार्ट पे इशू किया तो ठीक है, अगर प्रीमियम पे किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी का नुकसान हुआ क्या, यस, प्रीमियम ऑन बॉड बैक बोलेंगे, नॉट रिडम्पशन, टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये एंट्री होगा। देन उसके बाद, अरे क्यों लिख रहे हैं, डोंट वेस्ट द टाइम। देन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अकाउंटिंग एंट्री होगा, इनको पे कर देंगे। नाउ जितना पैसा रिजर्व्स में से लाया, जनरल रिजर्व्स एंड पी&एल, वो कहाँ पे डालेंगे, CRR। तो वही वाली एंट्रीज है ना, तो वहां पे लिख के रखो सेम अकाउंटिंग एंट्रीज एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। मैंने वो फोटो निकाला, ये तुम्हारे पास थोड़ा बहुत तो भी लिखा
उसके लिए वो कंटेंट होना जरूरी है प्लीज। Now, debenture issue and redemption. Okay, sure. Debenture is what? Debenture is a stock, bond or other instrument evidencing a debt, whether a constituting charge on the assets of the company or not. कुछ एसेट गिरवी रखवा के अपन ने बोरो किए पब्लिक से पैसे, देन दे आर कॉल्ड एज एन डिबेंचर। नाउ डिबेंचर की रिक्वायरमेंट क्या है? तो बेसिकली नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, कोई एसेट खरीदनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंड चाहिए, मर्जर एक्विजिशन है, तो अपन क्या करते हैं? जनरली डिबेंचर इशू करते हैं। नाउ डिबेंचर एंड शेयर का डिफरेंस क्या बताओ आपको? फटाफट ऐसे ही खत्म करते हैं। शेयर एंड डिबेंचर, दे आर द ओनर, दे आर द क्रेडिटर। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, इनको मिलता डिविडेंड, इनको मिलता इंटरेस्ट, इनको है वोटिंग राइट, इनको नहीं, इनको बोनस शेयर है, इनको बोनस शेयर नहीं। इसमें शेयर में आपका टाइप आता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दैट इज अ बेसिक टाइप। यहाँ पे 8 टाइप आते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, देन रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर एंड बेयरर डिबेंचर। तो ये उनके टाइप हो गए। उसके अलावा मेन और कोई सी चीज, तो ये आपका वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा और इनको लास्ट में प्रेफरेंस रहेगा। बस खत्म है। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर यार एक मैंने बोला ना, ये रिवीजन दिलाएगा आपको फटाफट। डिबेंचर ने अपन इशू किए थे, तो डिबेंचर इशू किए थे फॉर द कैश अदर देन कैश। कैश में अपन ने 5 सिचुएशन किए थे। कितना? इशूड एट 100, रिडीम एट 100, इशूड एट 110, redeem at 100, issued at 90, redeem at 100, then issue at 100, redeem at 110। और सबसे बकवास सिचुएशन, issued at 90, redeem at 110। ये 5 सिचुएशन है। अकाउंटिंग एंट्रीज याद है क्या? बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लिया कितना, नाउ देते वक्त कितना देना है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अकाउंट। नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ देखो वहां पे लॉस किसकी वजह से हुआ? डिस्काउंट की वजह से हुआ, तो डेबिट करेंगे बट क्रेडिट नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉस नॉट अ लायबिलिटी। रिडम्पशन की वजह से हुआ, तो ये लॉस भी है, लॉस के साथ साथ लायबिलिटी, डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। नाउ ये लॉसेस को अपन क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। कैसे? थ्रू आउट यूजफुल लाइफ ऑफ डिबेंचर। अब लमसम में पे कर रहे हैं 5 साल के 8 में, तो अपन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे, और हर साल थोड़ा थोड़ा पे करें तो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी उसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर। लॉस बोले तो डिस्काउंट का लॉस और रिडम्पशन का लॉस, दोनों कंसिडर करेंगे। डिबेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। एक था कोलैटरल सिक्योरिटी और फिक्स एसेट के बदले में। कोलैटरल सिक्योरिटी में अपन क्या करते थे? मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 डिबेंचर सस्पेंड टू डिबेंचर, और मेथड 2 नो अकाउंटिंग एंट्री, नोट लिखेंगे। फिक्स एसेट में वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू इशू ऑफ डिबेंचर हम लोग फटाफट सिर्फ रीड कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी कवर करी हुई है। अ कंपनी में इशू अ डिबेंचर विद द ऑप्शन टू कन्वर्ट अ डिबेंचर इनटू द शेयर्स वेदर होली और पार्टली एंड शैल बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। नो कंपनी कैन इशू अ डिबेंचर विद अ वोटिंग राइट। आज तक कभी किसी ने इशू ऐसे किए भी नहीं और ना ही होंगे। सिक्योर डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय एसेट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है। Debenture issued by company under the section company create a debenture redemption reserve, the profit available for the payment of dividend and credited and utilized for the redemption of debenture। जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ प्रॉफिट अपन हर साल क्या करेंगे? साइड में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसमें से जब 5 साल में एकदम पैसा लोन का देना जान पे नहीं आएगा, वो रिजर्व है ना, वो रिजर्व में से अपन रिपे कर पाएंगे। नो कंपनी कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस to make a offer or invitation of a public or the number exceed the 500 for the subscription of debenture unless the company before issue appointed one or more debenture trustee।
डिवेंचर ट्रस्टी का काम क्या है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, यानी डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करना. Then any provision contained in the trust deed securing the issue of debenture, the contract with debenture holder secured by trust deed, avoid so far it would affect and exempting the trustee and indemnify against him the liability breach of trust. तो इनका कहने का मतलब है कि ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट हिम. जो ट्रस्टी और कंपनी इनके बीच में जो ट्रस्ट डीड हुआ है उसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए जो डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट काम करेगा. Company pay the interest and redeem debenture as per the terms and condition. Now trustee come to the conclusion that the asset of the company are insufficient to discharge the principal amount. It become a debenture trustee file a petition to the tribunal. अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगा कि उनका जितना कर्जा है वो कर्जा सफिशिएंट एसेट नहीं है रिपे करने के लिए, कल को अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो इनके पास एसेट ही नहीं है कि वो एसेट बेच के इनका कर्जा रिपे करे. इन दैट सिचुएशन पिटीशन फाइल करेंगे कहाँ पे? ट्रिब्यूनल पे. कंपनी फेल टू रिडीम द डिबेंचर एट अ मैच्योरिटी और पे द इंटरेस्ट, तो भी अपन कहाँ पे जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास. डिफॉल्ट मेड इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर, तो भी कहाँ पे जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास. और कॉन्ट्रैक्ट मेक विद द डिबेंचर ऑफ द कंपनी एनफोर्स बाय द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर. बस बॉटम लाइन इतना याद रखो यहाँ पे, बाकी की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने डिबेंचर रिडीम नहीं किए, आपके एसेट सफिशिएंट नहीं है टू रीपे द डिबेंचर, आप सीधा उठ के निकल जाओगे ट्रिब्यूनल के पास. और ट्रिब्यूनल पे जाने का काम किसका है? डिबेंचर ट्रस्टी का. लास्ट वाले में लिख के रखो देगा डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट, लोन अमाउंट या no sufficient asset to repay debt. Approach tribunal. Issue of secured debenture. Now, a company not issue a secured debenture unless it comply with the following condition. मैंने पहले ही बोला था ज़्यादातर डिबेंचर जो भी इशू किए जाते हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर ही होते हैं. Now, secured debenture, the thing is that पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक में उतनी यूनिटी नहीं है, तो बट ऑब्वियसली उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव अपन डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं और ज़्यादातर सिक्योर डिबेंचर होते हैं. बट कुछ नीचे की कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद हम सिक्योर डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं. An issue of unsecured debenture may be provided the date of redemption not exceed the 10 year from the date of issue. Date of issue के बाद 10 years या ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए. Then company in a infrastructure project, infrastructure finance company, infrastructure debt non-banking finance company, or it is permitted by Ministry of Central Depository or RBI or National Housing Finance Bank. Then next one, debenture issue secured by creation of charge on a property. दो टाइप के चार्ज क्रिएट करते हैं. सिक्योरिटी नहीं दिया है बट अपन चार्ज क्रिएट कर रहे हैं. तो चार्ज में एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज. यानी हम लोगों को सिर्फ बता के रखो वहां पे कि कौन सी फिक्स एसेट आपने गिरवी रखी है, दैट इज अ फिक्स चार्ज. और करंट एसेट अगर गिरवी रखा है देन फ्लोटिंग चार्ज.
कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड लेटर ऑफ ऑफर। बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है कि डिबेंचर इशू करने के बाद डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर है ना, तो ज्यादा रिस्क है, तो सबसे पहले डिबेंचर ट्रस्टी चाहिए हम लोग। एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिबेंचर वे ऑफ चार्ज शैल क्रिएट इन अ फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। A specified movable property of the company and specified immovable property which situated in the interest। तो एक बार जस्ट गो थ्रू करो। आपका जो पीरियड है डिबेंचर का वो 10 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ही अनसिक्योर्ड कर सकते हैं। आपकी कंपनी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होनी चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होनी चाहिए, और आपको डिबेंचर ट्रस्टी पहले अपॉइंट करना है बट बिफोर इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। ना उसके अलावा और कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज से बता के गो थ्रू इट वंस। Done? हो गया? अच्छा, बायबैक से रिलेटेड एक और चीज इंपॉर्टेंट आ गई है। देखो मैंने यहाँ पे बोला था द ट्विटर इज नाउ यूजिंग द पॉइजन पिल डिफेंस मैकेनिज्म टू शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम द एलन मस्क टेक ओवर बिड। एलन मस्क पूरी ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहता है, तो जो बाकी के शेयर होल्डर है उन्होंने स्ट्रेटेजी अप्लाई है विच इज कॉल्ड एज अ पॉइजन पिल। पॉइजन पिल का मतलब क्या होता है बेसिकली? पॉइजन पिल अलाउज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर टू बाय द शेयर एट अ डिस्काउंट। यानी एलन मस्क के पास शेयर्स है ना, तो बाकी के जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, छोटे मोटे शेयर, इनको क्या कर रहे हैं, कंपनी ऑफर दे रही है कि आप आपके शेयर हमको बेचो। कैसे? डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजोरिटी कंट्रोल आ जाएगा, और मेजोरिटी कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग हमारी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? यस। तो ऑटोमेटिकली एलन मस्क का जो मेजोरिटी कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। नाउ इन दिस केस अपने यहाँ पे बायबैक कितना करना अलाउड है? 10% तक अलाउड करना अलाउड है विदाउट रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन में एलन मस्क भी तो करेगा ना, अब उनके यहाँ पे 15% तक करना अलाउड है। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी मीटिंग कुछ बुला ही नहीं रहे, 10% 15% सॉरी उनके केस में, अपने यहाँ पे तो 10 है। वो क्या कर रहे हैं, विदाउट बोर्ड रिजोल्यूशन 10% शेयर क्या कर रहे हैं, वैसे भी बायबैक करें, ताकि होस्टाइल टेक ओवर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो एलन मस्क ने उस पर ऊपर से रीट्वीट किया कि तुमने अगर मेरे को कंपनी नहीं बेची तो मेरे पास प्लान बी है। तो प्लान बी है, तो फिर कंपनी ने उस पर रिप्लाई दिया कि तुम्हारे पास प्लान बी है, बट वो प्लान बी तब एक्टिव होगा जब हम लोग बोर्ड रिजोल्यूशन तब तक पास करके 15% शेयर एक्वायर्ड करेंगे। जब तक हम लोग शेयर एक्वायर्ड नहीं करेंगे तब तक प्लान बी भी एक्वायर्ड नहीं होगा। ये इंडिया में पहले भी हो चुका है, ये इंडिया में पहले हो चुका है ना डेक्कन एयरवेज वाली कंपनी में। डेक्कन एयरवेज जो कंपनी थी
विजय मल्ल्या, ये कभी बिजनेसमैन था ही नहीं, ये पहले भी हरामखोर था, ये अभी भी हरामखोर है। सो द थिंग इज दैट इसने डेक्कन एयरवेज कंपनी की तरह ही मेजॉरिटी ऑफ द शेयर अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे लेके उसने होल्ड करके रखे थे। एंड जिस दिन इनका मेन फाइनल एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, उस एनुअल जनरल मीटिंग में रातों रात उसने सारे पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स के शेयर अपने नाम पे लेके सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बना था। और उसी एनुअल जनरल मीटिंग में डेक्कन एयरवेज को इन्होंने ओपन ऑफर दिया था। तब तक ये ओपन ऑफर वाली चीजें या सेबी रेगुलेशन इतने एक्टिव मोड पे नहीं थे, यानी नहीं थे वहाँ पे सेबी रेगुलेशन। उसने रातों रात जिसने मेहनत करके कंपनी बनाई थी डेक्कन एयरवेज करके, 10 साल लगे थे उसको, उसने 10 सेकंड में वो सारी की सारी कंपनी चिल्लर यानी चिल्लर के भाव में लिटरली खरीदी थी। उसी को बाद में रीनेम करवा के उसने किंगफिशर एयरलाइंस करवाया। बट जहाँ से आप कर्मा शुरू करते हो वहीं पे कर्मा आपका खत्म होता है। आफ्टर 20 years सेम, जब किंगफिशर खतरे में आ गया था, उनके एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो रहे थे एंड ऑल दैट, डेक्कन एयरवेज कम इनटू द पिक्चर एंड वहीं से एयरलाइंस उन्होंने वापस खरीदी और फिर वापस उसको कन्वर्ट करके टाटा में मर्ज करवाया अभी वाले। Accounting aspects of the issue of the debenture. This has been already covered. Issue for cash consideration other than collateral security. Cash में भी issue at part premium and discount, ready-made part premium and discount. अपन ने ये सारी situations already cover कर लिए, अकाउंटिंग एंट्रीज भी कर लिए, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड भी कर लिया, डिबेंचर भी कर लिए, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तो वो आपको बताने की जरूरत है नहीं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा अपन साइड में करेंगे फॉर द रिडम्पशन पर्पस। तो इसको रिडीम करने के तरीके क्या है? लमसम एकदम पूरा का पूरा पैसा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद एकदम पैसा लोन देके रिपे करोगे। इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा अपने ही शेयर ओपन मार्केट से बाय करना या फिर उसको इक्विटी में कन्वर्ट करना। एक बार गो थ्रू करो, इंपॉर्टेंट है। कौन से मेथड? लमसम में पैसा दो या इक्विटी में कन्वर्ट करो, इंस्टॉलमेंट में पैसा दो या फिर ओपन मार्केट से शेयर अपने बाय बैक करो। नाउ तुम लोगों का रिवीजन बैच प्रॉपरली प्लान है। हर चैप्टर के बाद मैंने बोला था आपका कि आपका बैकअप ऑफ द चैप्टर रिवाइज होगा। तुम लोग नहीं करवाओगे, ये मेरे को भरोसा है। चीट डे पे मैंने बोला था कि पिछला रिवीज करो, जितना पेंडिंग है वो करो, तो वो मैंने आपको पहला मौका दिया था, आपने नहीं करवाया तो वापस आया। मेरे सीक्वेंस डिसाइडेड है। इस ऑफ वाला पार्ट 2 दिन पहले आपने नहीं रिवाइज करवाया तो भी क्लास में हो जाएगा। A company other than listed company not required to comply with the security regulation. Employee stock option plan. किसको देंगे ये ऑप्शन? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फुल टाइम और नॉट, और द कंपनी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी। हो गया रिवीजन। अ कंपनी हैज टू इशू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किए, कौन से क्लास को दिए हुए, क्या प्राइस पे दिए हुए हैं, नाउ एक्साइज और वेस्टिंग का पीरियड क्या है, टर्म्स क्या है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन है। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शन ग्रांटेड, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन कौन से क्लास के एम्प्लॉयज को दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वेस्टिंग पीरियड क्या है, मैक्सिमम पीरियड ऑप्शन लेने का क्या है, फॉर्मूला एक्साइज प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या आपको? 6 मंथ देन 2 वीक्स, हाई लो एवरेज वीकली प्राइस, उसके अलावा ट्रेडिंग मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज तो हाईएस्ट, और एक ही है तो एवरेज प्राइस, और जो आपका ट्रेडिंग प्राइस है वो। एक्साइज पीरियड है, लॉक इन पीरियड 3 साल का, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड टू द वन एम्प्लॉय, मेथड फॉर द वैल्यूएशन, देन ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके आएंगे ना कितना वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किया हुआ है वो, और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किए कि नहीं किए। टेस्ट नहीं है, रिवीजन है। देख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, नो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वाला पार्ट भी वहां पे सेम ही है। ओके, उससे पहले इंपॉर्टेंटली आ जाओ, इक्विटी शेयर विद अ डिफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर विद अ डिफरेंशियल राइट है क्या, कर सकते क्या? ये चैप्टर नंबर 17 सिक्योरिटीज में आएगा।
जब आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर वापस पढ़ोगे चैप्टर नंबर 17 में, तो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकते हैं, यस, आफ्टर परमिशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपको क्या करना है वहां पे, तो 3 फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट वहां पे सामने रखने हैं। देन नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिडम्पशन, नो डिफॉल्ट इन अदर थिंग्स लाइक आपका इन्वेस्टर या कमर्शियल बैंक, इनका भी इंटरेस्ट वगैरह डिफॉल्ट नहीं किया है पिछले 3 साल से। ना कोर्ट में आपको फेमा, सिक्योरिटी लॉ, ना कंपनी एक्ट के तहत कोई पेनल्टी लगाई है। जस्ट गो थ्रू इट, बहुत पहले हुआ है एंड 26% से ज्यादा के आप ऐसे इशू नहीं कर सकते। इसका चार्ट है सिक्योरिटीज में। इंटरमीडिएट के बाद का चैप्टर जो है उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 26 मैक्स लिमिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नो डिफॉल्ट इन डिविडेंड, नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न्स। हाँ, ये ट्रस्ट इंटरमीडिएट इज वाला डन। सर ऐका ना, थर्ड पॉइंट परत सांगा ना जरा। थर्ड वाला पॉइंट 26% आपके टोटल शेयर कैपिटल के डिफरेंशियल वोटिंग रेट वाले इक्विटी शेयर नहीं होने चाहिए। मग 74 आहे 74 बाकी के होने चाहिए, दैट्स द ओनली कंफ्यूजन। असं त्यांनी एक्सक्लुडेड। हां, अहो थांबा, ते कीवर्ड्स आहेत अरे है ना आपला ऑलरेडी। चार्ट केला ते अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर, अंडर राइटर कौन है ये भी वर्किंग नोट आपको वापस सिक्योरिटीज लॉ में जब इंटरमीडिएट करोगे आएगा। जो शेयर कोई नहीं लेता है वो शेयर अंडर राइटर लेता है, तो मिनिमम 90% शेयर लेना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई अंडर राइटर को अपॉइंट किया जाता है। कंपनी और कंपनी के अंडर राइटर्स में जो एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड अंडर राइटर एग्रीमेंट। अंडर राइटर और एक और अंडर राइटर, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है दैट इज सब अंडर राइटिंग। अंडर राइटर को कमीशन दिया जाता है, कितना % कमीशन दिया जाता है, तो 2.5% ऑन शेयर, नहीं 2.5% ऑन डिवेंचर, 5% ऑन शेयर। ये डिवेंचर का आपके इनका क्या बोलते हैं अपन, अंडर राइटर का कमीशन है। फुल्ली एंड पार्शियली अंडर राइटर। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, अकाउंटिंग एंट्रीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कमीशन एंड ब्रोकरेज ड्यू, अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ेगा। जो मैं कमीशन दे रहा हूँ मेरा खर्च है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। ना अब अंडर राइटर ने शेयर लिए हैं तो अंडर राइटर से मेरे को पैसा आने वाला है ना, कौन सा, शेयर का, तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिवेंचर है तो डिवेंचर अकाउंट। ओके ना, अंडर राइटिंग में एक होता है फुल्ली अंडर रिटर्न, एक होता है पार्शियली अंडर रिटर्न। फुल्ली अंडर रिटर्न विदाउट फॉर्म अंडर रिटर्न, विद फॉर्म अंडर रिटर्न, विदाउट फॉर्म रिटर्न और विद फॉर्म रिटर्न। फॉर्म रिटर्न का मतलब होता है, फॉर्मली का मतलब ये तो शेयर में लूंगा ही लूंगा, यानी किसी ने ले या ना ले मैं तो वैसे भी लेने वाला, फॉर्म अंडर राइटिंग। ओके नो, इसमें एक और आता है विच इज अ मार्क एप्लीकेशन और अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन एंड अनमार्क एप्लीकेशन का मतलब क्या है, तो जो शेयर मैंने मार्केट में इशू किए उसके लिए लोग एप्लीकेशन करते हैं। अब एप्लीकेशन पब्लिक ने किया है कि अंडर राइटर ने किया है, ये समझने के लिए अंडर राइटर अपना मार्क करता है। तो जिसपे मार्क है विच इज अ अंडर राइटर के है मार्क एप्लीकेशन, जिसपे किसी का मार्क नहीं है इसका मतलब वो पब्लिक का है, दैट इज कॉल्ड अनमार्क एप्लीकेशन।
चल lesson rounded up. When a company has a substantial cash resources and it likely to buy the own share from the market, particularly at a rate which is lower than the book value pre-received at a true value, then company purchase own share from free reserves and a share of the other specified. बायबैक कहाँ से, एग्जिस्टिंग से या ओपन मार्केट से या टेंडर ऑफर से. Then Exchange of India shall by way of securities and obligation for offer for repurchase deposit into the escrow account. 100 करोड़ के लिए 25, 100 करोड़ के ऊपर के लिए 10. कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी तो ESOP कर सकते हैं क्या? यस, ESOP वाले ऑप्शंस इनको अलाउडेड है. देन उसके अलावा कौन सा दिया हुआ है? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट अलाउडेड. रिजोल्यूशन पास करो, 26% से ऊपर नहीं होना चाहिए, आर्टिकल की परमिशन होनी चाहिए. नो डिफॉल्ट इन आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट या आपके बैंक के लोन में, और नॉट ओनली इन द रिडम्पशन ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंसेस. देन उसके अलावा नेक्स्ट वन, अंडरराइटर गिव्स अ गारंटी दैट शेयर टेकन फुल्ली सब्सक्राइब. उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग, अंडरराइटर एग्रीमेंट. An application bearing a stamp of an underwriter called mark application and directly to the company do not bear a stamp are called unmarked application. Debenture issued at part premium discount, redeemed at part premium and discount for consideration other than consideration, issued as a collateral security. Debenture suspends account debit to bank account. ये accounting entry. Then debenture की situation दी, कुछ जरूरत नहीं है, go through. So ये वाला चैप्टर आपका हो गया है. एक बार MCQs पे आओ. कितने MCQs है इसके? बहुत है. थियोरटिकल है, आप करोगे कि मैं करवाऊं? नहीं आम्ही सर खूप आम्ही करतो. करना है कि नहीं करना है? नको आम्ही सगळेच theoretical आहे. नहीं, सारी theoretical है, तो ऐसे एक्सप्लेन करने सारी चीजें कोई है नहीं, बट फिर भी आप बोल आप theoretical तो घर पे करते हैं ना. हाँ सर, theoretical तरी पण टाइम सिक्युरिटी स्टार्टला का 2 ओके. अगर आप ज्यादातर MCQ देखोगे तो वो डिबेंचर से रिलेटेड ही है. आणि CRR चे एखाद दुसरा प्रॅक्टिकल क्वेश्चन. पक्का कर रहे हो कि मैं करवाऊं? सर करेंगे हम लोग. ठीक है, डन. तो हैव अ ब्रेक, देन एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे, जितना होता है उतना. देन उसके बाद सिक्योरिटीज का पार्ट. सर मेरा डाउट क्लियर करो ना सर. भिजवा दो सर, आज करवाओ. ओके सर.